हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुरभि और आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर वन की। जीएस पेपर वन हो चुका है। आप सभी बहुत रिलैक्स अभी फील कर रहे होंगे। जिन लोगों का एग्जाम है होपफुली वो अभी अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली जिनका इस बार नहीं हो पाया है प्रीलिम्स क्लियर और वो अगले साल अपने एग्जाम को देंगे, तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हिस्ट्री के पोर्शन को हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्या इस साल हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं या फिर हमें ये पेपर क्या सिखाता है, इन सारी ही बातों को हम लेंगे अपने इस सेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर वन के आज के क्वेश्चंस की कि क्या पूछा है यूपीएससी ने, क्या वो अपने ट्रेंड से अलग इस बार सोच रहा है या उसका ट्रेंड वही था जो अभी हम लास्ट ईयर्स के पेपर्स में पीवाईक्यूज में देख रहे थे। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई मेंस 2025 के रिगार्डिंग और हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहने वाला है वो है हिस्ट्री एंड कल्चर। सो हिस्ट्री एंड कल्चर का पेपर देखने के बाद आप सब ने और मैंने भी काफी रिलैक्स फील किया। हमारा पेपर उन्हीं मार्क्स पर था, उसी तैयारी पर था जो हमने पिछले साल करी है। हमारी तैयारी बिल्कुल सही थी क्योंकि हमारी तैयारी का बेस था पीवाईक्यूज और इस साल का पेपर फिर से ये दिखाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आईवीसी और हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा कालीन या हम बोल सकते हैं डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। हमसे पूछा गया है पाल आर्किटेक्चर के बारे में, हमसे पूछा गया है गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में और हमसे आईवीसी का इस बार आर्किटेक्चर पूछा गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्या आईवीसी पहले हमसे कभी पूछा गया है? क्या आईवीसी एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू के तौर पर हम इस बार देख रहे थे? बिल्कुल। यदि हम हिस्ट्री के ट्रेंड की बात करें तो इन 2014 हम एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम आईवीसी और हड़प्पा। हम उस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि आईवीसी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, इसलिए आईवीसी का आर्किटेक्चर हम तैयार करते रहे थे पिछले कई सालों से और फाइनली इस बार हमसे आईवीसी पूछा गया है। तो ये काफी खुशी और काफी रिलैक्सिंग एक हमारे लिए बात है कि फाइनली आईवीसी आ चुका है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या सोचेंगे, बात करेंगे अपने सेशन में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गेम चेंजर है, वो थोड़ा सा उस अलग पैटर्न पर जाता है। ऐसा हमें पहली बार जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तब लगता है। कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसको कहने के पीछे जो रीजन है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग अकबर। यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर्स में, हमसे डायरेक्ट रूलर्स पर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें फ्रॉम 2013 टू 2024, हमसे किसी भी रूलर पर डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस हमें काफी कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार हमसे पूछा गया है अकबर के बारे में और हमसे पूछा गया है अकबर रिलीजियस जो पॉलिसी है उस पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आया है। तो क्या ये क्वेश्चन वॉक था? क्या हम इसके लिए बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? आंसर इज नो, बिकॉज आपसे पूछा गया है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अकबर का कोई मूवमेंट, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं पूछा है उन्होंने, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस है कल्चर। तो कल्चर में उन्होंने पूछा है रिलीजन। क्या रिलीजन इससे पहले पूछने का ट्रेंड रहा है? बिल्कुल। हम देख रहे हैं इन 2023 हमसे वैदिक रिलीजन पूछा गया है, हमसे बुद्धिस्ट और जैनिज्म के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे उसमें। इसी तरीके से जब हम तैयारी करते थे तो रिलीजन एक पॉइंट रहता था जिस पर हम सोचते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक साल हमसे पूछा गया था कि सल्तनत एरा में जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है उसका क्या रीजन था। तो टेक्निकल डेवलपमेंट सल्तनत एरा का आ सकता है, तो रिलीजन पे पूछा जा सकता है, सल्तनत एरा का, मुगल एरा का। इसलिए हम रिलीजन जब भी पढ़ते थे तो हम क्या करते हैं कि उसको एरा वाइज लेते हैं कि अच्छा रिलीजन जो
मिडिवल इंडिया में था वो किस तरीके से था, तो सल्तनत एरा में कैसा था, मुगल एरा में कैसा था, क्योंकि इसके बीच में एक मूवमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। तो जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है उसको तो हम पढ़ते ही हैं, तो उसके सराउंडिंग क्या हो रहा था, उसके सराउंडिंग अकबर की जो पॉलिसीज थी क्या वो भक्ति मूवमेंट को इफेक्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी। क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है कि आप थोड़ा सा ब्रॉडर होकर सोचें, थोड़ा सा आप गंभीर हो, सीरियस हो कि क्या हमसे पूछा गया है। लगातार भक्ति सूफी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके सराउंडिंग जो रीजन चल रहा है, उसके सराउंडिंग जो एक रूलर है जिसका नाम है अकबर, उसकी पॉलिसी कैसी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पॉलिसी है वो अकबर की कैसी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति एंड सूफी केवल इसी टाइम पर हुआ, ये एक बहुत लंबा मूवमेंट था, लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट जो लीडर है, रूलर है, वो अकबर है, क्योंकि इसकी रिलीजियस पॉलिसीज हमें कहीं हद तक कुछ अलग लगती हैं। बहुत सिग्निफिकेंट इसका एक रोल हमें दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करेंगे कि जो रिलीजन है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से उसमें चेंजेस आए। तो ये हमें एक तरीके से जो गाइडिंग पाथ है हमारा, एक टॉर्च की तरह काम करेगा कि ओके अकबर का रिलीजन पूछा गया है, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पूछी गई है, तो मे बी इन दी अपकमिंग ईयर्स और जो हमारा नेक्स्ट ईयर है उसमें हमें कंपैरिजन देखने को मिले। ओके चलिए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल्पचर्स पर। कौन सा स्कल्पचर पूछा है इस बार? इस बार यूपीएससी ने पूछा है हमसे चंदेलास की जो आर्ट फॉर्म है उसके बारे में। नेक्स्ट अगेन मैं वही बात कहूंगी कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज में हमें स्कल्पचर दिखाई देता है। स्कल्पचर में यदि मैं पॉइंट आउट करूं उस क्वेश्चन को जो पूछा गया था इन प्रीवियस ईयर्स, तो क्वेश्चन था गांधारा स्कल्पचर पर। गांधारा स्कल्पचर पूछा गया है तो हम बहुत सारे स्कल्पचर्स को तैयार करते हैं। उसके बाद एक और ईयर में यूपीएससी ने हमसे पूछा कि जो पालाज हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे दिखाई देते हैं। तो स्कल्पचर्स, क्योंकि चंदेलास का जो एक टेम्पल है वो बहुत ही एक रिनोन टेम्पल है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ खजुराहो के टेम्पल की। तो खजुराहो का जो टेम्पल है उसके अलावा चंदेलास की जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे इस तरीके से है कि द स्कल्पचर फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलेंट विगर एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ। आप ये देखेंगे कि जब हम खजुराहो के टेम्पल्स की बात करते हैं तो उसमें लाइफ के बहुत सारे जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे जो इंसिडेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमारे इंसिडेंट्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं लाइफ को किस तरीके से हम स्पेंड करते हैं, वो सब हमें उन स्कल्पचर्स में दिखाई देता है। तो उसको बनाने वाले जो आर्टिशंस होंगे, उसको बनाने वाले जो लोग होंगे, आर्टिस्ट होंगे, वो कितने ग्रेट रहे होंगे और कितने अच्छे से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है अपनी बात को। तभी तो यूनेस्को एक बहुत बड़ा हेरिटेज साइट है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये 3 क्वेश्चन, यही पैटर्न हम काफी सालों से देख रहे हैं और यही इस बार भी रहा है। देयर इज नो चेंज। आपको 3 क्वेश्चंस मिले हैं 10 मार्कर जो हमें 150 वर्ड्स में लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और ये तीनों क्वेश्चन डुएबल हैं, काफी अच्छे से हम कर सकते हैं। अकबर की हो सकता है आप यदि मिडिवल को छोड़कर गए हैं, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके बारे में, तब ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन जैसा एक ट्रेंड एनालिसिस था, जैसा कि हम रिलीजन को पढ़ते रहे हैं हमेशा से, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर के एस्पेक्ट से हम देखें, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, लाइक दीन इलाही, मजहर और जो इबादत खाना था, तो हम उसको देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से हमें करने चाहिए थे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा जब हम बात करते हैं 250 वर्ड्स की, तो 250 वर्ड्स जो 15 मार्कर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, अगेन यूपीएससी ने अपना वही पैटर्न रखा है जो हम काफी सालों से देख रहे हैं। अबाउट 2014-15 से लगभग हमें इसी तरीके के पैटर्न दिखाई दे रहा है हिस्ट्री में। तो हम देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आया है महात्मा ज्योतिराव फुले। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको देखकर आप सबके फेस पर स्माइल आ गई होगी जब आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि एक होता है प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन,
हर कोई इस क्वेश्चन के बारे में जानता था कि इस बार ज्योतिराव फुले के बारे में क्वेश्चन ही आएगा। अभी रिसेंटली हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और वहां पर भी स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया है महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी जो एनिवर्सरी है उसको, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको। इसका मतलब ज्योतिराव फुले जो हैं वो एक बहुत सिग्निफिकेंस रोल रखते हैं और इस रोल की वजह से ज्योतिराव फुले पर जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए था और वो डुएबल था। हमने बहुत अच्छे से उसको तैयार किया होगा। नहीं भी किया है तो ज्योतिराव फुले के बारे में क्या पूछा गया स्पेसिफिक आपसे इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। हम सबको पता है व्हाट इज दी क्या रोल है ज्योतिराव फुले का इन टर्म्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में क्या उनका एक कंट्रीब्यूशन है वो भी हम सब जानते हैं। उसके बाद में हमसे पूछा है कि उन्होंने जो उनकी राइटिंग्स हैं, राइटिंग्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स, तो उनके जो राइटिंग्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं सोशल रिफॉर्म्स के लिए, उन्होंने किस तरीके से टच किया है सबाल्टर्न क्लास को। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टर्म को लेकर इससे परिचित होंगे क्योंकि आप जब मेंस लिखते हैं तो हमें हिस्टोग्राफी का थोड़ा सा आइडिया होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी क्या होती है। हिस्टोग्राफी में हम पढ़ते हैं इस टर्म को जिसका नाम है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न का मतलब है एक ऐसा जो ग्रुप है सोसाइटी का जिसको कभी भी किसी भी बात के लिए हमने प्रेज नहीं किया, जिसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत था लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को कभी भी महसूस नहीं किया गया इन सोसाइटी। ऐसे ग्रुप्स में कौन आएगा? ऐसे ग्रुप्स में आएंगे दलित्स, ऐसे ग्रुप में आएंगे विमेन। तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? सबाल्टर्न। अब जब सबाल्टर्न की बात होती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आप देखिए सोसाइटी को। जब नीचे से ऊपर की तरफ हम सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में जो फर्स्ट नेम आता है, जो स्ट्राइक करता है, वो नाम किसका है? ज्योतिराव फुले का। क्योंकि ज्योतिराव फुले ने जिस तरीके से अपने एसोसिएशंस को बनाया, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया, उन ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने ये प्रूफ किया कि मैं केवल कहता नहीं हूं, मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। इनकी वाइफ बहुत फेमस है और इन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने जो हमारे दलित्स थे, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। इसलिए ज्योतिराव फुले एक सिग्निफिकेंट प्लेस को रखते हैं और यही रीजन है कि यूपीएससी ने इन पर एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे 250 वर्ड्स में पूछा गया है। आपके पास में काफी स्कोप है इनके सोशल रिफॉर्म्स को बताने का। और किसके रिगार्डिंग आप बताएंगे? राइटिंग्स एंड एफर्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे से डिजाइन किया है यूपीएससी ने। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस हम देख रहे थे कि वो लगभग हमें या तो इंटीग्रेशन से दिखाई दे रहे थे या जो लैंग्वेज का जो लिंग्विस्टिक इश्यूज चल रहे थे वहां से दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने आपसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा, आप तो बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो आप हमें अब एक साथ बता दीजिए सारी चीजों के बारे में। क्या क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन है, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। आपसे पूछा है कि जो इंडिया की पॉलिटी है वो किस तरीके से हमें दिखाई देती है। देन एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आपसे यहाँ पर चार ऐसे थीम्स हैं जिन पर आपको बात करनी है। कब की बात करनी है? कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जब था या फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी इन 1947, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग पॉलिटी, रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरीके से फेस किया, क्या क्या हमने किया, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए, आपको इस क्वेश्चन में ये बात करनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमसे पूछा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हमसे पूछा गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेन। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री कई बच्चों को डराती है, कई बच्चों को लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन कई बार पढ़ना बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। जैसे यदि हम पीवाईक्यूज के थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहां पर हमसे 2 रेवोल्यूशन पूछे गए हैं अभी तक।
डायरेक्ट रेवोल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो आपसे पूछा गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, आपसे पूछा गया अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप सिलेबस में दिया हुआ एक टॉपिक है, हम उस पर पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं। 2013 की बात करें तो जापान के रिगार्डिंग पूछ लिया था, नहीं तो क्वेश्चन काफी सिंपल नेचर के हमें दिखाई देते हैं जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अभी कुछ सालों से एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा था, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जा रहे थे कंपैरिजन में। हमसे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इवेंट पूछा जाता था और उसका इफेक्ट पूछा जाता था कि मॉडर्न इंडिया में इसका क्या इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार अगेन बहुत सिंपल नेचर का क्वेश्चन पूछा गया है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। आपसे केवल क्या पूछा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमारा कंटेम्पररी वर्ड है उस पर क्या रेलेवेंस हुआ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़कर ही हम यूपीएससी में बड़े होते हैं, मैं कह सकती हूँ। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब हम इसके बारे में बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं जो इंडिया में होती है, तो हम बोलते हैं कि ओके दिस इज इन्फ्लुएंस्ड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आप समझते हैं, थोड़ा सा यदि आपने पढ़ा है, और पढ़ा ही होगा क्योंकि पीवाईक्यू में डायरेक्ट ये पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी और ऐसा मैं सोच सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील किया होगा। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस थे। आपके 3 क्वेश्चंस थे जो 10 मार्कर थे और 3 आपके क्वेश्चंस थे जो 15 मार्कर थे। ट्रेंड वही है जो इतने सालों में हमने देखा है। सिलेबस की बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस से आए हैं या नहीं आए हैं, या आगे के सालों में, क्योंकि हम यदि फ्यूचर ईयर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपकमिंग ईयर्स के लिए यदि हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। क्या ये वाला जो यूपीएससी का पेपर है 2025 मींस, क्या वो हमारे लिए किसी तरीके का कोई गाइडेंस देता है या नहीं देता है, हमें देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस से कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। हमारा सिलेबस कहता है कि हम भाई आपसे कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करेंगे कल्चर की तो हम आपसे आर्ट फॉर्म्स पूछेंगे। आर्ट फॉर्म्स में क्या क्या आएगा, आर्ट फॉर्म में जो भी आपकी आर्ट है, आप यदि परफॉर्मिंग आर्ट की आप बात करें तो डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया। यदि हम आर्ट की बात करें तो स्कल्पचर भी तो एक आर्ट है और हमसे इस बार स्कल्पचर पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यदि सिलेबस हमारे पास में है और पीवाईक्यूज हमारे पास में है, तो क्या हम फ्यूचर ईयर के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। दिस इज द वे कि हम यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करें। नहीं तो सिलेबस इतना ज्यादा लगता है, हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और उसमें जो चीजें पढ़नी चाहिए वो कई बार छूट जाती है। इसलिए सिलेबस एंड पीवाईक्यूज या ये जो हैं वो यूपीएससी में आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है। आर्ट फॉर्म्स में हमें पता है कि स्कल्पचर आर्ट फॉर्म होती है, क्योंकि स्कल्पचर हर कोई तो नहीं बना सकता, भाई आर्ट है उस वो ही बना पाएगा। और एक क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूपीएससी पूछ रही है। फिर हम बात करेंगे आईवीसी की। देखिए आपसे पूछा है लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपसे पूछा हुआ है। आर्किटेक्चर में इस बार आपसे डायरेक्ट आर्किटेक्चर पूछा है हड़प्पा का। हड़प्पा का आर्किटेक्चर भाई स्टार्ट कहाँ से होती है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है हड़प्पा से स्टार्ट होती है, तो हम हड़प्पा पढ़ते हैं। हम वैदिक पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक का आर्किटेक्चर तो ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है, क्योंकि वेदों में इसके बारे में जो चीजें बताई गई हैं और जो हमें मिलता है उसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम उसको एक बार छोड़ते हैं। लेकिन आईवीसी तो हमें दिखाई दे रहा है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, और उसमें तमाम बातें आती हैं जो किसी आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जब वर्ड के बहुत सारे, जब कंटेम्प्रेरी वर्ड हम देखते हैं, तो जब लोगों को कुछ नहीं आ रहा था तब हम मल्टी फ्लोर हाउसेस बना रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स हमने डेवलप कर ली थी, और भी पता नहीं क्या क्या हम बना चुके थे। इसका मतलब ये है कि आईवीसी वर्ल्ड हिस्ट्री या हम बोलें कि इंडियन हिस्ट्री, सब में एक सिग्निफिकेंट एक रोल, एक प्लेस रखता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन है।
यदि हम ये देखें कि क्या आईबीसी से क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आता है, 2014 में आया है। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है या नहीं आता, हमेशा आ रहा है। टेम्पल आर्किटेक्चर से काफी क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब ये है कि आर्किटेक्चर भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लिटरेचर। क्या हमें लिटरेचर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दिखाई दिया? बिल्कुल। आपका देखो ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है पूरी, यदि हम सिलेबस की लाइन पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेलिएंट एस्पेक्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ओके, मॉडर्न टाइम तक आपको लेकर जा रहे हैं ना, तो यहां पर आपसे ज्योतिबा फुले का लिटरेचर ही तो पूछा है। यदि आप ज्योतिबा फुले का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर के बारे में बता रहे हैं, उनकी राइटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं ना कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या काम किया होगा। इसका मतलब ज्योतिबा फुले का जो लिटरेचर हमसे पूछा है, जो राइटिंग्स पूछी है, वो भी तो सिलेबस का ही पार्ट है। बस हमें सोचना है कि क्या पूछा जा सकता है। इन्हीं पॉइंट्स पर यदि हम स्टक रहे तो कल्चर के पेपर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आया है, क्या पूछा जा सकता है, मॉडर्न टाइम में उसका क्या रेलेवेंस है, करंट अफेयर्स में उसका क्या रेलेवेंस है, और हम आराम से इन क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। चलिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें इस बार क्वेश्चन दिखाई देता है। क्या क्वेश्चन दिखा था हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? इस बार हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार बहुत एक अलग ट्रेंड हमें दिखाई दिया, जो काफी सालों से हमें दिखाई दे रहा था कि महात्मा गांधी पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। प्रीलिम्स में भी हमने देखा, लगातार मेंस पे भी देखा, लेकिन इस बार एक शिफ्ट लिया है यूपीएससी ने। चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल पर हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन हमसे पूछा गया है इन सिलेबस। यहाँ पर आपसे बात की गई है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 1750 से, और कब तक की बात करते हैं वो, प्रेजेंट टाइम तक की बात करते हैं। आपसे इन जो मिडिवल टाइम है वहां से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की बात करते हैं। चलिए, यदि आप इसको बोलें कि ठीक है मैम, हम वहां पे तो केवल राइटिंग्स ही पढ़ेंगे, तो फिर हम यहाँ पर क्या कैसे देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो ये था कि आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में तो बताइए हमें। तो आपको सोशल रिफॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे? आपको सोशल रिफॉर्म्स मिलेंगे यहाँ से कि इसके जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, इसके जो आपको पर्सनैलिटीज दिखाई देती हैं, तो उसमें भी तो ज्योतिबा फुले एक पर्सनैलिटी है। वहां पर भी आप ज्योतिबा फुले को देख सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के पॉइंट्स पर ही हमसे पूछे जा रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन एज सच हमें दिखाई देते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का देखिए दो पॉइंट्स हैं, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। कंसोलिडेशन में पूरा कंसोलिडेशन पूछ लिया गया है कि भाई अभी आपको फ्री किया गया है, इंडिपेंडेंस अभी मिली है, कंसोलिडेशन बताइए, इकोनॉमी के रिगार्डिंग बताइए, पॉलिटी के रिगार्डिंग बताइए, एजुकेशन के रिगार्डिंग बताइए, और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग बताइए, कैसे आप कंसोलिडेट हुए। पूरा थीम पर ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप वर्ड भी देख सकते हैं, कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री में हमसे क्वेश्चन जो हमारा जो सिलेबस है उसकी लाइन शुरू होती है फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स। लेकिन यहीं पे देखिए, वर्ल्ड वॉर पे लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर और अमेरिकन रेवोल्यूशन पर। तो यदि सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज हमारे पास में है, तब हम प्रिडिक्शन हमारा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा नहीं हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, लेकिन ये इसके अंदर ही आता है, क्योंकि रेवोल्यूशंस हो रहे थे तभी तो जो 18th सेंचुरी है उसका एक फेस हमें बदलता हुआ दिखाई देता है इन द टर्म्स ऑफ यूरोप। चलिए, अब जो मैं बात कह रही थी क्या वो सही है या नहीं है भाई, तो उसके प्रूफ के लिए मैं आपके लिए लाई हूं 2013 से 2024 तक का एक एनालिसिस कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, यहां पर हमसे अमेरिकन रेवोल्यूशन पूछा गया था इन 2013। इसके बाद में अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा गया है इन 2019। अगेन आप देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इस बार आया है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप पीवाईक्यूज तैयार कर रहे हैं तो इस साल का पेपर बहुत ही आसान था, बहुत इजी था आपके लिए। नेक्स्ट, बात करते हैं कल्चर का क्या ट्रेंड रहा है। अगेन फ्रॉम 2013 टू 2024 कल्चर का ट्रेंड जो रहा है उसमें 2014 में हमसे पूछा है आईबीसी।
आईवीसी अगेन फिर हमें इस बार देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर जो है वो लगातार एक ट्रेंड में रहा है, आर्किटेक्चर आपसे लगातार पूछे जा रहे थे और इस साल भी हम देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर हमसे पूछे गए हैं। देखिए टेम्पल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार हमें दिखाई देते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर हमें दिखाई दे रहा था, गांधारा आर्ट हमें दिखाई दे रही थी। इसका मतलब आर्किटेक्चर कोई न्यू टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक था और इसमें से क्वेश्चन आना बहुत ही जेन्युइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन तो ठीक है, हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन भी तो आया है। वो एक और क्वेश्चन जो स्कल्पचर पर था, देखिए भाई स्कल्पचर सेम ईयर इन 2014 गांधारा स्कल्पचर का क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार आपसे पूछा है चंदेल की स्कल्पचर्स के बारे में कि चंदेल जो है उनकी स्कल्पचर के बारे में आप हमें बताइए। चलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ट्रेंड देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पर्सनालिटीज पर क्वेश्चन इस बार हमें दिखाई दिया है, जो है ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले की जो पर्सनालिटी है वो सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग हम उसको देखते हैं। तो सोशल रिफॉर्म से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। हमें ब्राह्मो समाज, यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, देखिए आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं 2021। इसके अलावा भी ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल रखता है और लगातार इसमें से हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, नॉट ओनली इन मेंस बट ऑल्सो इन प्रीलिम्स। इस बार हम प्रीलिम्स में देख रहे थे कि हमें राजा राम मोहन राय पर क्वेश्चन मिला था। प्रीलिम्स में भी ये ट्रेंड में रहता है, मेंस में भी ये ट्रेंड में रहता है, इसलिए ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। इस बार फिर से एक ब्रेक, एक गैप मिला है, नहीं तो महात्मा गांधी पर काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार हमें नहीं देखने को मिलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे कंसोलिडेशन की बात हम करते हैं। कंसोलिडेशन में देखिए आपसे पूछा है कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करना है हमें और इकोनॉमिकल करना है, एजुकेशन का जो कंसोलिडेशन है। हमें देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहे थे, इवेंट्स पर क्वेश्चन थे कि भूदान मूवमेंट बता दो, ग्रामदान बता दो, जय जवान जय किसान क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसा था, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में कुछ बता दीजिए, शेड्यूल ट्राइब का क्या लीगलाइजेशन हमने करा था, न्यू स्टेट फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहे थे। बट इस बार का क्वेश्चन काफी डायरेक्ट और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था जिसको हमें देखना चाहिए। चलिए तो इस बार के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि सीएसई 2025 मेंस का जो पेपर था वो किस तरीके से पीवाईक्यू को पीवाईक्यू रिपीट्स करते हैं, रिपीट्स होते हैं, ये प्रूफ करते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर 150 वर्ड्स। 2014 में आईवीसी आ चुका है। अर्बन प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन था। जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो अर्बन प्लानिंग में क्या क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन प्लानिंग में उन्होंने बहुत सारे जो चीजें बनाई थी वही सब तो आपसे पूछा गया है, वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन वही है, थीम वही है। यदि पीवाईक्यू हम करते हैं तो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल होता है हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अकबर का रिलीजन पूछा गया है, रिलीजियस पॉलिसी पूछी गई है अकबर की। और अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है, क्या जो रिलीजन है वो ट्रेंड में रहता है? बिल्कुल रहता है। 2023 हमसे पूछा गया है वैदिक रिलीजन के बारे में। 2023 में ही हमसे पूछा गया है सल्तनत का जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है, अचीवमेंट्स थे उनके टेक्निकल फील्ड्स में, उसके बारे में। इसका मतलब सल्तनत पूछा जा सकता है तो मुगल भी पूछा जा सकता है, ये प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। सल्तनत का टेक्निकल डेवलपमेंट पूछा जा रहा है तो क्या लिटरेचर नहीं पूछा जा सकता? क्या रिलीजन नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसी ग्राउंड पर हमें ये चलता हुआ दिखाई देता है। फिर बात करते हैं स्कल्पचर की। स्कल्पचर में इस बार चंदेल पूछे गए हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गांधार स्कल्पचर 2014 में हमसे ऑलरेडी पूछ ली गई थी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महात्मा ज्योतिराव फुले। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से ये क्वेश्चन आता है और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि राजा राम मोहन राय, यंग बंगाल मूवमेंट, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हमसे पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस को देखकर, करंट जो ट्रेंड है उसको देखकर, करंट अफेयर्स को क्योंकि हम पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स में क्योंकि ज्योतिराव जो फुले हैं उनको काफी इस बार हमने देखा, करंट अफेयर्स में वो काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब उन पर से क्वेश्चन आ सकता था और आया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कंसोलिडेशन के बारे में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इटसेल्फ एक टॉपिक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में कई बार, 2 बार पूछा गया है रेवोल्यूशंस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ नहीं है, वो डुएबल है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कितने पॉइंट्स को एड्रेस कर पाए, नहीं कर पाए, ये एक इसके अंदर पॉइंट हो सकता है। इसका जो फुल फ्लैश डिस्कशन है वो तो हम बाद में लेंगे, लेकिन आज हम एक ओवरव्यू की बात करते हैं कि जब हम इन क्वेश्चंस को देख रहे थे तो कौन कौन से थॉट्स थे, कौन कौन से आइडियाज थे जो हमारे क्वेश्चन में आने चाहिए थे। अगेन मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि हम आज फुल फ्लैश डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम एक ओवरव्यू लेंगे सारे क्वेश्चंस पर। जो 6 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस जो 10 मार्कर हैं, 3 जो 15 मार्कर हैं, कि हम इसमें क्या लिख सकते थे और ये जो क्वेश्चन है उसमें उसको किस तरीके से, उसमें क्या क्या हमें डालना चाहिए था जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी स्कोरिंग बन जाए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर। हड़प्पा आर्किटेक्चर अगेन हम देख रहे थे जब पीवाईक्यूज में, तो एग्जैक्टली सेम अर्बन प्लानिंग पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आईबीसी की, और अब हमसे पूछा है हड़प्पा आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब है कि भाई हड़प्पा जो आर्किटेक्चर है, हम सबको पता है कि काफी पुराना एक सिविलाइजेशन है। लेट सपोज कि हम वहां पर घूमने गए हैं, और जब घूमने गए तो हमने थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करी कि भाई हड़प्पा जब सिविलाइजेशन है वो आने वाली है, तो हमें कुछ माउंट्स दिखाई देते हैं। हमें लगता है अच्छा यहाँ माउंट्स भी हैं। तो माउंट्स हैं तो पता पड़ता है कि यहाँ पर जो सिटी होती थी वो 2 टाइप से डिवाइड होती थी। एक होता था माउंट वाला एरिया और एक होता था नॉर्मल एरिया, जिसको हम लोअर सिटी कहते थे, जहां पर कॉमन पीपल रहते थे। सीधी सी बात है भाई, माउंट होगा, वहां पर बड़े बड़े लोग रहेंगे, जो पैसे वाले हैं, जो काफी वेल्दी पर्सन्स हैं, जिनके पास में पैसा है। तो आप बताइए मुझे कि माउंट वाले साइड में हमें ज्यादा जो वेल्थ है वो देखने को मिल रही है, तो ज्यादा लग्जीरियस हाउस आपको कहाँ दिखाई देंगे? माउंट वाले साइड पे दिखाई देंगे। कॉमन पीपल में कौन आएगा? वर्कर्स आएंगे, पीसेंट्स आएंगे। तो ये वाले जो लोग हैं वो आपको कौन से साइड पे दिखाई देंगे? जो लोअर सिटी का आपका पैटर्न है, जो लोअर सिटी का एरिया है, वहां दिखाई देंगे। ओके, अब जो माउंट वाला साइड है वहां पर हमने बोला लग्जीरियस हाउस है। ऐसे किसी लग्जीरियस हाउस का, किसी लग्जीरियस बिल्डिंग का यदि आपको नाम याद आ रहा है तो आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। लाइक हम देखते हैं द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, हम देखते हैं ग्रेनरीज, कहाँ की? मोहनजोदारो की, हड़प्पा की। यहाँ पर हमें ग्रेनरीज दिखाई देती हैं। आपको कुछ कुछ, क्योंकि 10 मार्कर है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर अपनी 1-2 बात लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और ये लिख देंगे। इसके बाद में चलो, हम सिटी हमने बाहर से देखी थी, हमें कुछ कुछ याद आया। फिर क्या हुआ, जब हम आगे जा रहे थे तो हमें लगा कि भाई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे हमारा काम होगा। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हम जिससे भी जा रहे थे, बस से, कार से, और जो भी हमारा था, जिससे भी हम जा रहे थे, तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पर तो सारी फैसिलिटीज है, हमारी जो कार है वो आराम से यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अच्छी स्ट्रीट है। स्ट्रीट कैसी है भाई? स्ट्रीट ऐसी है जो राइट एंगल पर क्रॉस कर रही है। राइट एंगल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमें स्ट्रीट दिखाई देती है जो क्रॉस करती है। काफी जो उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी वाइड है, वो काफी ज्यादा वाइडर है, और फिर वो क्रॉस कर रही है। क्रॉस करेगी तो क्या होगा? आपको रास्ते मिल जाएंगे आराम से, आप फंसेंगे नहीं कहीं पे भी। नैरो स्ट्रीट्स जैसी हमें कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है। कब थी आईवीसी? काफी पुरानी थी। आज भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्रेजेंट दिखाई देता है। इसका मतलब ये किससे बनी हुई है? ये बर्न्ट ब्रिक्स से बनी हुई है, क्योंकि यदि ये रॉ ब्रिक्स से होती तब तो फिर चल ही नहीं पाती। तो ये बर्न्ट ब्रिक्स से बनी हुई है। अब फिर हमने देख लिया, अच्छा ठीक है, ब्रिक्स बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो ब्रिक्स का मेजरमेंट यदि आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, 4x2x1, तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते थे। अब उसके बाद में हम और आगे चलते हैं, लगभग 10 मिनट और। फिर उसके बाद में हम ब्रिक्स हमने देख ली हैं। उसके अनदर जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी। तो लोथल वाला जो एरिया है वहां पर डॉकयार्ड हमें दिखाई देता है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा यहाँ पर तो मल्टी स्टोरीज जो हाउसेज हैं, हाउसेज के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज हमें दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज ने हमें सरप्राइज किया, और वो था जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। तो ड्रेनेज सिस्टम हमें दिखाई देता है यहाँ पर, कि जो आपको स्ट्रीट्स दिखाई देती हैं वहां पर
बहुत सारी ऐसे ड्रेनेज बनी हुई हैं, लेकिन उन पर तो यूज किया गया है, ब्रिक्स से बनी है वो, और उनको कवर करने के लिए ऊपर स्टोन्स वगैरह का यूज किया जाता है, उनको कवर रखा जाता है। कवर रखा जाता है इसका मतलब आर्किटेक्चर में इनको ये भी नॉलेज था कि भाई किस तरीके से हमें अपना आर्किटेक्चर डेवलप करना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें उसका एक पार्ट दिखाई देता है कि जो ड्रेनेज है वो घरों के अंदर से जा रही है। तो ये जो सारा पैटर्न हमने अभी देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा आर्किटेक्चर का, इनको आप छोटे 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 पॉइंट्स में और आप इनको लिख सकते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि हड़प्पा जो आर्किटेक्चर है वो उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं। उसमें हमने ड्रेनेज की बात करी, हमने स्ट्रीट्स की बात करी, हमने बात करी हाउसेस कैसे थे, हमने बात करी यहाँ पर ग्रेट बाथ था, हमने बात करी कि यहाँ पर जो ग्रेट बाथ है उसमें हमें एक प्रीस्ट का हाउस मिलता है। जो भी आपको याद आ रहा है इन दी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स आप इसमें आराम से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, और एग्जामिन करना है हमें मेन एस्पेक्ट क्या थे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के। रिलीजियस पॉलिसी कैसे डेवलप हुई अकबर की, अकबर का थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई जो अकबर है उसका जो चाइल्डहुड था उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उसको इन्फ्लुएंस्ड किया, जैसे बैरम खान, वो जो थे वो शिया थे। इसके बाद में इनके एक टीचर थे जिनका नाम था अब्दुल लतीफ, फिर एक अबुल अजीज थे, उन्होंने भी इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। और उसके बाद में इन सबके इन्फ्लुएंस के बाद में 6 फरवरी, यदि डेट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1562 को इनकी मैरिज हो जाती है जोधा के साथ में। जोधा एक्चुअली इनकरेक्ट नेम है, हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, हम बोलेंगे प्रिंसेस ऑफ आमेर जो हैं उनके साथ में। और उसके बाद में राजपूत्स का एक इन्फ्लुएंस बढ़ता है मुगल कोड के अंदर, और हिंदुइज्म से ये काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और धीरे धीरे अदर देन हिंदुइज्म बहुत सारी और भी रिलीजन्स को ये समझने की कोशिश करते हैं, और जब ये समझने की कोशिश करते हैं तो फिर ये एक इबादत खाना करके बिल्डिंग को ये बिल्ड करते हैं, और वहां पर धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो काफी खराब होने लग जाती है। जो लोग हैं उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है, और ये जो इनका एक मन था, इनका जो एक इनको लगता था कि हम सबको मिलाकर एक सर्व कुल, या हम बोल सकते हैं सुलह कुल का जो एक सुलह कुल का जो हम एक पॉलिसी की बात करते हैं, वो सुलह कुल की पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है। देन फिर क्या होता है, जब सुलह कुल की पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है तो फिर इनको लगता है कि चलो ठीक है, अब हम मजहर को करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजहर इन 1579, इबादत खाना इन 1575। मजहर में कि जो लास्ट राइट्स हैं किसी भी रिलीजन के, वो लेने का राइट मेरा है, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो होंगे लास्ट वो कौन लेगा, अकबर। तो मजहर, देन फिर इनको मजहर के वजह से बहुत सारा एक इनको अपोज किया जाता है, इनके कोर्ट स्कॉलर्स इनको अपोज करते हैं। देन ही अप्लाइड दीन इलाही। तो दीन इलाही का एक कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, दीन इलाही ये बोलते हैं ये डिफरेंट रिलीजन है, जो भी है। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। देन एग्जामिन की बात है तो आप बताएंगे कि एग्जामिन करना है आपको कि ये जो रिलीजियस हमें दिखाई देता है, इनके जो पॉलिसीज हैं या जो इनका सिंक्रेटिज्म है, वो कहाँ तक जेन्युइन है, क्या उसके पीछे कोई और भी वजह थी, क्या जो सर्कमटेंसेस थे वो उसके लिए जिम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल थे। देन हम बात करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर आर्ट किसकी है, चंदेलास की। हम इसमें बात कर सकते हैं खजुराहो की। खजुराहो में आपको बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ से हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो उनको जिस तरीके से बनाया गया है, उनको जिस तरीके से हम देखते हैं जैसे वो लोग खड़े हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कई बहुत लोकलाइज हैं, मतलब उनके हाथ में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे, वो बताएगा कि सोशल जो लाइफ थी वो किस तरीके की थी। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि रेजिलेंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ द लाइफ, तो आप बताएंगे कि जो स्कल्पचर होती है, जो भी आर्ट होती है, वो लाइफ के बारे में ही तो बताती है कि जो उस टाइम उस सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में जैसा माहौल चल रहा है उसके बारे में बताता है। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले की एक राइटिंग है जो हमें याद आती ही आती है, और इनका एक सोसाइटी थी इन्होंने जिसको बनाया था, विच वॉज सत्य शोधक समाज और सोसाइटी। तो सत्य शोधक आपको समाज दिखाई देता है। जो राइटिंग की जिसकी मैं बात कर रही थी वो है गुलामगिरी।
गुलामगिरी में ये क्या बताते हैं, ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म है उन्होंने जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने सबको वो सबको सबड्यू करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट राइट। वो स्कॉटिश एक मिशनरी स्कूल में पढ़े थे ये ज्योतिराव फुले, इसलिए इनका जो माइंड था वो काफी उस तरीके से चलता था मिशनरी स्कूल में, क्योंकि इनकी एजुकेशन हुई थी। इसके बाद में ये उस एजुकेशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें बात करनी है सबाल्टर्न पर, यानी विमेन पर, दलित्स पर, और भी जो सोसाइटी के जो लोग थे जिनको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला आगे आने का। तो इन्होंने उसके लिए काम भी किया, और काम किस तरीके से किया कि उनके बीच में जाकर उनको एक स्ट्रेंथ दी कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और अब तुम ये काम करो। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं उनमें एक यूनिटी को डेवलप कर पाए ये, और इक्वालिटी को डेवलप कर पाए जो सबाल्टर्न ग्रुप्स थे। तो जो इनकी राइटिंग्स थी और जो इनके काम थे, उन्होंने किस तरीके से जो हमारा सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म का क्या मतलब है कि आप जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना है हमें, तो उसमें इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो हमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमसे पूछा गया है कंसोलिडेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग। पॉलिटी की बात करेंगे। देखो पॉलिटी में क्या दिक्कत थी, पॉलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यदि हम बात करें तो अभी अभी बहुत सारे ऐसे मोनार्क्स थे जिनको अभी हमने बोला था कि भाई आपको हम इंटीग्रेट करेंगे, आपका जो प्रिंसली स्टेट है उसको हम ले लेंगे। तो आपके प्रिंसली स्टेट हम ले लेंगे, ये बात बहुत इजी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई। दिस जो एक ये जो फिनोमिना था, ये जो स्टाइल थी, या जो ये चीजें थी, इंसिडेंट्स थे, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के रोल मॉडल या लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने के साथ साथ आप बताएंगे कि कितने प्रिंसली स्टेट थे, जो 560 प्लस हमें प्रिंसली स्टेट्स दिखाई देते हैं, उनके साथ में किस तरीके का जो एक अप्रोच थी उसको लिया गया। तो ये जो चीजें थी ये कैसे डिजाइन की गई। देन इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी कैसी होगी भाई, अभी अभी हमें ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे, इकोनॉमी के हाल बेहाल थे, बिल्कुल इकोनॉमी पूरी तरीके से फ्रेगमेंटेड हो चुकी थी। इस फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी को कंसोलिडेट करना, दिस इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, जो हमारे FYP हैं, 5 ईयर प्लान, हम वो लेकर आए। उनमें हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके लिए रखा? एग्रीकल्चर के लिए रखा। हमें पता था कि हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि हम मानसून पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, डैम बनाते हैं, देन फिर हम इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अदर देन 5 ईयर प्लान्स, आप और भी चीजें इसमें लिख सकते हैं इकोनॉमी में, कि हम बहुत ज्यादा खुद को रिलाय करना चाहते थे। हमें पता था कि क्या क्या सिचुएशंस हो रही हैं इस टाइम इकोनॉमी में, उन सब के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। देन एजुकेशन की बात करते हैं। जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए, या ब्रिटिशर्स ने जब हमें इंडिपेंडेंस दिया, फ्री किया, उस टाइम पर हमारी जो एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम स्किलफुल हो जाए इससे कोई मतलब नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो एक ऐसी एजुकेशन चाहिए थी हमें जो हमें स्किल दे, दूसरी हम जो लिटरेसी थी जो वो बहुत कम थी, उसका नंबर इतना कम था इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिला। तो इलिटरेसी बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, हमें लिटरेट करना है, बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज था। हमें उनको लिटरेट ही नहीं करना है, उनको स्किलफुल बनाना है। क्यों स्किलफुल बनाना है? क्योंकि जिससे वो खुद के लिए कुछ अर्निंग वगैरह कर पाए। इसके अलावा जो नॉलेज है, उस नॉलेज में ऐसी नॉलेज उनको मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने देश के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ सोचे समझे, उनको पता लगे। तो ये जो पॉलिसी है जो हम देखते हैं 1947 के बाद में क्या क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को आप थोड़ा सा यहाँ पर कोट कर सकते हैं। देन फिर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया, देन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन कमीशन है वो बनता है, मुदालियर कमीशन की आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमने उनको थोड़ा सा एक शेप देने की कोशिश करी। देन फिर कोठारी आयोग और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और लास्टली 95 में हम सोचते हैं मिड डे मील के बारे में। देन फिर हम सोचते हैं कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए एजुकेशन का। तो प्रॉब्लम स्टार्ट तो वहां से हुई, बट आप थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्कोप है क्वेश्चन में कि भाई कंसोलिडेशन करा, तो फिर इस तरीके से हम कंसोलिडेट उसको कर गए। और फिर आप उसको 21A में आपने उसको लिया, राइट ऑफ एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, उसको RTE हम पहले ला चुके थे। यहाँ पर उसके बाद में 2020
हम लेकर आते हैं एनईपी, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप यहाँ बता सकते थे। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा था? इंटरनेशनल रिलेशंस देखो, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में वो ये चाहते थे, यूएसए चाहते थे नंबर ऑफ कंट्रीज मेरे पास आ जाए, यूएसएसआर चाहते थे नंबर ऑफ कंट्रीज मेरे पास में आ जाए। जिसके पास जितना बड़ा नंबर आएगा उसकी जो प्रेस्टीज है, पावर है, वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी लाइक इंडिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो दोनों ही ग्रुप्स में नहीं जाना चाहती थी। उनको पता था कि यदि हम किसी भी ग्रुप में गए तो हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो उसी दिन से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज है ना। तो अब क्या करें? तो ये दो ग्रुप हैं, हमें इन दोनों में नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे? हमने बनाई नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं नाम और नेम। तो ये एक जो है, ये हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये इसमें दिखाई देता है। इसमें बहुत सिग्निफिकेंस रोल था जवाहरलाल नेहरू का। फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं जहां पर हमसे ये डिमांड की जा रही थी कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ सोचिए। तो हमने ये बोला कि भाई हम तो मिक्स्ड एक पॉलिसी को अपनाएंगे, हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, किसी से अलग भी नहीं होंगे। इकोनॉमी में भी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जो हमें पता था कि उस टाइम डिमांड क्या है। हमने बहुत ज्यादा फ्री नहीं छोड़ा, बहुत क्लोज इकोनॉमी को हमने उस टाइम पर लिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। और इन सब से पहले, और या फिर आप बाद में बात कर सकते हैं प्लानिंग कमीशन की, कि प्लानिंग कमीशन किस तरीके से हमने डिजाइन किया और उसका क्या रोल रहा। तो इन सारे पहलुओं पर बात करके आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से लिख सकते थे। नेक्स्ट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस हमें बताना है कहां पर? कंटेम्प्रेरी वर्ड पर। तो रेलेवेंस क्या है? हम सब वो 3 वर्ड्स पढ़ते हैं, दी 3 गोल्डन वर्ड्स। कौन कौन से थे वो? लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी हमें कहाँ से मिलती है? लिबर्टी मिलती है हमें यहाँ से, जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है। इक्वालिटी की हम बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, फर्टर्निटी की बात करते हैं। ये तीनों वर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलते हैं। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये फिर उसको क्या बताता है कि ये जो 3 वर्ड्स थे, इन्होंने ही कहीं ना कहीं आगे का जो एक एरिया है, आगे का जो एक पाथ है, जो हमारे नेशंस हैं, जब उनको नेशनलिज्म का एक उनमें फीलिंग पैदा होता है, जब वो ये चाहते हैं कि भाई हम भी अपने सिटीजन्स के लिए बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें। ह्यूमन राइट्स हमें दिखाई देते हैं, ह्यूमन राइट्स की पहली बार बात यदि कहीं की गई थी। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के अलावा जो स्टेट है और जो लॉ है, क्या वो अपने हिसाब से लॉ को चेंज वगैरह कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो जो लॉ है वो किस तरीके से, उसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज हम यहाँ से सीखते हैं। जो एथिक्स है, उसके कोड्स हैं, हम यहाँ से सीखते हैं। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है, कि कोई भी मोनार्क कितना भी पावरफुल हो, कितना भी उसका एक लंबा इतिहास रहा हो, लेकिन उस मोनार्क को सप्रेस किया जा सकता है यदि पब्लिक यूनिटी के साथ में सामने आती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी टीचिंग हमें यही मिलती है। और वो टीचिंग क्या है? कि हमें यूनाइटेडली डेमोक्रेसी को लेना चाहिए। और उसके लिए हम 3 वर्ड्स वही वाले, तो हमें उनको याद करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए था। इस क्वेश्चन को और बेटर बनाने के लिए आप क्या बता सकते थे? कुछ ऐसी कंट्रीज लाइक इंडिया, या फिर बहुत जिसका भी आपको नाम याद आता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि ये कॉलोनाइज थी, और डी कॉलोनलाइजेशन जब इसका हुआ होगा तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो 3 वर्ड्स थे ये असर डाल रहे थे, तो आप उसको भी कोट कर सकते थे। ये था हमारा डिस्कशन। होपफुली आपके लिए ये डिस्कशन फ्रूटफुल रहा होगा और इससे आपने बेटर ही लिखा होगा वैसे तो अपने एग्जाम में। लेकिन यदि कुछ लैकिंग था या आप किसी क्वेश्चन पर अच्छे से उसको डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हम साथ में मिलकर उसको सोचने की हमने कोशिश करी आज, और हम इसका एक फुल फ्लैश डिस्कशन लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा गुड विशेज एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।